Hello guys, good morning to all. So here is the complete video analysis of the Hindu of 10 July 2020. So let's start the session. So our first news is regarding WHO. तो अभी कल WHO की रिपोर्ट आई थी, उसमें WHO बोला है कि जो हमारा कोविड-19 है ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। एयरबॉर्न डिजीज़ से मतलब ये होता है कि ये हवा से फैल सकता है। अर्लियर हमें नहीं पता था कि हवा से फैलता था, हमें लगा था ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ एयरबॉर्न और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में। तो एयरबॉर्न डिजीज़ होता है जो हवा से फैलता है, और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जैसे हमारे होते हैं चिकनगुनिया, डेंगू, इसमें क्या होता है किसी वेक्टर की ज़रूरत होती है। वेक्टर मतलब मॉस्किटो हो सकता है, सैंड फ्लाइज हो सकती हैं। तो अभी तक हमें लगा था कि ये जो कोविड-19 है केवल कफ से फैलता है, जैसे हम खांसी लेते हैं, कोई हमारे आसपास है तो उससे फैलता है। लेकिन अभी WHO की रिपोर्ट आई है, उसमें ये बोला है कि ये 5 माइक्रो ड्रॉपलेट्स तक अगर कोई होता है हवा में तो वहाँ भी फैल सकता है। तो इसके लिए हमें बस ये जानना ज़रूरी है कि WHO क्या चीज़ है। तो WHO एक यूएन की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्वेश्चन यही बनता है कि यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, तो हाँ, WHO एक यूएन की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये फाउंड हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्वेश्चन ये और आता है कि इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है। तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है UNESC, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हम WHO के बारे में ये भी जान लेते हैं कि इसके ऑफिसेस कहाँ हैं। तो एक इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में भी है। WHO के 6 रीजनल ऑफिस हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ हैं। तो जो पूछा जा सकता है वो बस यही पूछा जा सकता है कि इंडिया में कोई ऑफिस है कि नहीं, तो हाँ, साउथ ईस्ट एशिया का जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली इंडिया में ही है। सबसे जानने वाली बात WHO में ये है कि जितना भी फंड इसमें आता है वो सब वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, कोई मैंडेटरी नहीं होता कि हमें इतना पैसा देना ही देना है। WHO में जिसकी जितना मन होता है, जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतना देता है। ये पार्ट है UNSDG का, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है यूएन का, उसका भी ये WHO पार्ट है। और जो 7 अप्रैल 1948 को फाउंड हुआ था उसको हम वर्ल्ड हेल्थ डे के टाइप मनाते हैं। तो इतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, पर जान सकते हैं कि 7 अप्रैल 1948 को ही हम अपना वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। उसी दिन हमारा WHO का फाउंड हुआ था। सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग अगेन WHO इतना न्यूज़ में बहुत सारे रीजन से, एक तो कोविड-19 और दूसरा हमारे ट्रम्प साहब उंगली करते रहते हैं। तो ट्रम्प साहब ने इस बार क्या करा कि वो बोल रहे हैं कि हम WHO से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो कोई बात नहीं, WHO से बाहर निकलना है, लेकिन आप यहाँ देख पाएंगे कि जो WHO का जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो यूएस है। तो अगर WHO से यूएस बाहर निकल जाता है तो लॉस पूरी दुनिया को होगा। ट्रम्प जी कहते हैं कि वो WHO से इसलिए बाहर निकल रहे हैं क्योंकि WHO है वो चाइना का फेवर कर रहा है। अभी कोरोना वायरस फैल रहा था, कोविड-19 फैल रहा था, तो WHO ने बहुत ज़्यादा चाइना का फेवर करा, इसलिए ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो WHO से बाहर निकलेंगे। तो इसका लॉस क्या होगा WHO को, तो यहाँ देखिए दो इंपॉर्टेंट लॉस हैं जो लॉस हो रहे हैं WHO को। एक तो है लॉस ऑफ एक्सपर्टीज टू WHO, क्योंकि जब यूएस WHO के अंदर था तो उसके बहुत सारे जो लोग थे वो WHO के लिए काम करते थे, क्योंकि एक यूएन का भी ग्रुप है। तो एक तो ये लॉस हो गया WHO का, दूसरा 400 मिलियन का लॉस हुआ, क्योंकि यूएस जो है वो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। क्वेश्चन यही बनता है कि WHO का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन था, तो यूएस था, जो अब शायद नहीं रहेगा, लेकिन इस साल नहीं जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम अगले साल जाएंगे, ऑन 6 जुलाई 2021 को हम WHO से निकल जाएंगे। तो बस इसमें यही जानने वाली बात है। WHO के बारे में मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है पर जान लीजिए कि नेपाल बोला है कि वो हमारे जितने इंडियन न्यूज़ चैनल हैं वो अपने यहाँ नहीं दिखाएगा। वो बोला है क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर को बहुत गलत बोलते हैं यहाँ के न्यूज़ वाले, तो वो अब वहाँ पे हमारे न्यूज़ चैनल को पब्लिश नहीं करेगा। वहाँ केवल वो हमारा दूरदर्शन ही जाएगा। दूरदर्शन जैसा आप सबको पता है कि एक सरकारी चैनल है, गवर्नमेंट का चैनल है, तो यहाँ पे एकदम सही इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो अगर किसी आप लोगों में से भी किसी को न्यूज़ पढ़नी है तो दूरदर्शन पे जाके न्यूज़ सुना करिए, 8 बजे बहुत अच्छी न्यूज़ आती है। तो बस जान सकते हैं, कभी कभी बन जाता है कि किसने न्यूज़ हमारी बैन, न्यूज़ चैनल बैन करें, तो बस ध्यान रखिएगा कि नेपाल है जिसने हमारे न्यूज़ चैनल बैन कर दिए हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग वीज़ा पॉलिटिक्स। तो अभी यूएस, ये एक एडिटोरियल था, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, लेकिन हमारे CAPF के अकॉर्डिंग हमें बस ये जानना ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ क्या हैं जो यूएस इशू करता है इंडिया के लिए। अभी क्या हुआ है कि यूएस ने मना कर दिया है स्टूडेंट्स को वीज़ा देने से। वो बोला है कि 2020 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कोर्स ऑनलाइन हो सकता है तो उनको हम ऑनलाइन ही कोर्स प्रोवाइड करेंगे, उनको हम वीज़ा नहीं देंगे। ये जैसे लिखा है, वीज़ा इशुएंस टू स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज
and programs that are conducted entirely online for the fall 2020 semester will be stopped. तो बोल रहा है कि 2020 में जितने भी सेमेस्टर होंगे हम सब ऑनलाइन करा देंगे बच्चों के, हम उनको यहाँ नहीं बुलाएंगे। हमें बस जानना है कि वीज़ास कितने टाइप के हैं जो ये न्यूज़ में रहते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है H1B वीज़ा। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात बस आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि स्किल्ड लेबर के लिए दिया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में ये आ जाता है कि स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड के लिए भी हो सकता है, कि तो नहीं, ये केवल स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए दिया जाता है। दूसरा है H2B वीज़ा, ये सीजनल वर्कर्स के लिए दिया जाता है। जैसे आज काम कर रहे हैं या फिर थोड़े दिन बाद चले जाएंगे, ये उनके लिए होता है, सीजनल वर्कर्स के लिए। मेनली ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम होता है, जैसे होटल में हमारा स्टाफ होता है या मेंटेनेंस में हमारा स्टाफ होता है, तो वहाँ हमारे इंडिया की चीप लेबर वहाँ जाके ये काम करती है, तो ये H2 वीज़ा उसे दिया जाता है। तीसरा है L1 वीज़ा। L1 वीज़ा होता है इंटर कंपनी ट्रांसफर के लिए। जैसे मान के चलिए कि यहाँ यूट्यूब इंडिया है और वहाँ पे यूट्यूब अमेरिका का है, तो यहाँ अगर यूट्यूब इंडिया में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहें कि हमारे एम्प्लॉयज़ को थोड़ा अच्छा स्किल मिले या थोड़ा कुछ प्रोग्राम उन्हें सिखाना है, तो वो यूएस में भेज दें अपनी कंपनी में। तो मतलब सेम कंपनी है, दोनों जगह वो अपने एम्प्लॉयज़ को इधर उधर भेज रही है, तो उसके लिए L1 वीज़ा दिया जाता है। चौथा है J1। तो J1 में कुछ नहीं है, हम स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई के लिए जो वीज़ा चाहिए होता है वो J1 है। तो हम लोगों को, अगर आप लोगों में से किसी को जाना है यूएस पढ़ने के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको J1 वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो कभी कभी ये मैच द कॉलम में आ जाता है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आने के 100% चांस है कि NIA क्या है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि NIA जो है वो एक काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। जितना भी टेररिज्म से रिलेटेड है वो यही देखता है। किस एक्ट के थ्रू फाउंड हुआ था, तो ये 2008 में आपको पता होगा कि हमला हुआ था, मुंबई में अटैक हुआ था, उसके बाद ही फाउंड हुआ है। तो NIA एक्ट 2008 में ही फाउंड हुआ है। ये जस्ट लेकर 26/11 में जो मुंबई हमला हुआ था उसके बाद फाउंड करा गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, और इसके अदर हेड ऑफिस भी हैं जो हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोची, कोलकाता और जयपुर एंड रायपुर में। और इसमें ध्यान रखना है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कभी कोई क्वेश्चन अच्छा होता है, लोग कंफ्यूज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स से, तो नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और ये कोई भी केस इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट हो इंडिया की, तो कोई भी केस ये दे सकता है। और अभी इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था रिसेंटली, तो इसमें यह अमेंडमेंट हुआ था कि NIA जो है वो किसी भी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उसमें स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि NIA का एक्ट क्या है, कितने ऑफिसेज हैं, इसको हेड कौन करता है। तो इसका डायरेक्टर जनरल होता है, उसकी पावर सेम होती है जैसे DGP होती है स्टेट पुलिस की, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो बस यही आप ध्यान रखिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग इंडिया चाइना डेवलपमेंट्स। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिक्र हुआ है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि अभी बहुत LAC पे हमारा विवादित स्थिति बनी हुई है। तो इसमें एक मैकेनिज्म है जो है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर, तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WMCC। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वर्किंग मैकेनिज्म कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन किससे रिलेटेड है, तो ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो टॉक्स हो रही हैं उनसे रिलेटेड है। इसमें इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे और चाइना की तरफ से चाइनीज मिलिट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। तो ये दो लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं। ये 2012 में फाउंड हुई थी, कोई आज से ही नहीं चल रही है, और ये हर साल 2 बार मिलते थे, मीट ट्वाइस अ ईयर। लेकिन इस बार कंडीशन ऐसी हो गई है, आप सबको जैसे पता है कितनी दिक्कत चल रही है LACP की, ये सेकंड टाइम मिल रहे हैं 2 वीक में। तो लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हमारी LAC पे अच्छा रहेगा तभी हमारा इकोनॉमी भी अच्छी रहेगी। क्योंकि आप भले हम कितना भी चाइना के ऐप्स बैन कर दें या कुछ भी बैन कर दें, लेकिन हमारी इकोनॉमी वहाँ पे काफ़ी डिपेंडेंट है। हम वहाँ से बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स जो होता है, एक्टिव इंटीग्रेंट्स बोलते हैं, PAI करके बोलते हैं, जो किसी भी दवाई को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है, वो हम 80% कम से कम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी LAC पे शांति बनी रहे। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे को लग रहा था कि CFPF ने ही दे दिया है कि ये क्वेश्चन डाल दीजिए। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है वो क्या होती है, तो मालाबार एक्सरसाइज सबको आपको पता है कि अभी ट्राइलिटरल एक्सरसाइज होती थी। इंडिया होता था, US होता था और जापान होता था, लेकिन हमेशा से जापान नहीं था इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, पहले इंडिया और US ने शुरू करी थी 1992 में, फिर जापान इसको ऐड कर लिया था 2015 में। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो 3 कंट्री मिलके करती हैं। तो अभी वहाँ बात ये चल रही है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर दो। तो इंडिया को ये पूछा गया है कि आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज में ऐड कर दें।
क्योंकि यूएस और जापान तो ऐड कर देंगे क्योंकि वो तो पहले से ही उनके एलाई है। तो अभी इंडिया से पूछा गया कि आप इस मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को ऐड करना चाहते हैं या नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया इसमें ऐड नहीं है। तो अगर ये चारों कंट्री ऐड हो जाती हैं तो आप ये समझिए कि ये क्वाड ग्रुप का भी पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड ग्रुप का पार्ट है। तो अगर ये मालाबार में एक्सरसाइज में आ जाते हैं तो ये साउथ चाइना रीजन वाले रीजन में बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया हराते हैं तो ये बहुत इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात कि क्वाड ग्रुप में भी यही चारों। तो बस यही ध्यान रखना है कि मालाबार एक्सरसाइज में 3 लोग हैं, इंडिया, यूएस एंड जापान। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से पूछा, ऑस्ट्रेलिया को डाल भी सकते हैं, नहीं भी, जैसा भी होगा मैं आपको न्यूज़ बता दूंगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग, हाँ, ईडी अटैचेस असेट्स इन यस बैंक केस। तो इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती है कभी भी, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बॉडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ईडी। तो ईडी क्या है? ईडी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जैसे एनआईए है, लेकिन एनआईए जो है वो टेररिज्म से रिलेटेड है और ईडी जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो हमारा इकोनॉमी में जितना भी लॉस होगा, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड लॉसेज हैं वो हमारे ईडी देखते हैं। तो इसकी मिनिस्ट्री जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि किस किस एक्ट में है। तो 2 एक्ट हैं इसके लिए, एक तो फेमा बोलते हैं, एक पीएमएलए बोलते हैं। तो फेमा एक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022। तो ये 2 एक्ट जरूर आ सकते हैं कभी कभी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है और इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली। तो जो इसमें पूछ सकते हैं बस यही 2 चीज पूछ सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग ओइंग टू क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। ये एक एडिटोरियल निकला था। तो वैसे तो सारे करंट वन लाइनर ही मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन ये एडिटोरियल ही बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर ये आपका पेपर 2 है तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन ऐसे बन जाता है या कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में भी आ जाता है कि क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स बहुत हो रहा है। तो बहुत अच्छा एडिटोरियल था, तो मैंने सोचा इसे भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, कोविड से पहले 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पास हुआ। उसमें कोर्ट ने जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे पूछा कि वो बताएं वो ऐसे इंडिविजुअल्स को टिकट क्यों देते हैं, वो ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है, साफ लोगों को टिकट क्यों नहीं देते। क्योंकि देखा जाए कि 2004 से आप देखिए कि 24% लोग थे पहले जो पार्लियामेंट में थे जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड था। फिर 2009 में 30% हो गए, 2014 में ये 34% हो गए एंड 2019 में 43% हो गए। तो मान के चलिए अगले इलेक्शन तक ये 50% से पार हो जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये छोटा सा डेटा अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि 2004 में 24% से लेके 2019 में 43% हो गए। तो ये डेटा को आप एज इट इज याद कर सकते हैं, कहीं लिख लीजिए। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कहीं भी यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, जितने इसमें ये भी बोला गया है, ये जो जजमेंट आया है कि पहले से चल रहा है कि एमएलए एमपी को अपना रिकॉर्ड देना पड़ता है जब वो टिकट फाइल करते हैं। तो उसमें बताना पड़ता है कि उनका फाइनेंशियल कितना कमा रहे हैं, उनके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं। तो अभी ये बोला गया है कि ये जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी बताएं इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट में लिख के दें कि हमारे पास ये दिक्कतें हैं। और दूसरा, वहाँ के न्यूज़पेपर में भी छापें। हमारे यहाँ का आदमी खड़ा हो रहा है एमएलए या एमपी के लिए, तो वहाँ के न्यूज़पेपर में भी छपना चाहिए कि इसके ऊपर इतने क्रिमिनल चार्जेस हैं, ताकि पब्लिक जो है वो सही डिसीजन ले पाए। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में छपना चाहिए। ये नहीं कि आप आसाम में रहते हैं तो आसामीज में आपने छपवा दिया यूपी के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में होना चाहिए। इसमें चीज़ ये क्रिमिनलाइजेशन इसलिए और बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स में वैसे आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाते हैं बाय पब्लिक। तो पब्लिक जाती है बैंक में और किसी भी पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे देती है। ये मैं आपको अगले लेक्चर में अच्छे से बता दूंगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अगर आप बोलेंगे अलग से बता दीजिए। तो दूसरा रीजन ये हो गया। एक रीजन क्या है कि जो भी ये एमएलए एमपी जा रहे हैं तो इनके ऊपर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ही नहीं है कि अगर इनके ऊपर क्रिमिनल का चार्जेस लगा हुआ है तो इनको टिकट ना दी जाए। तो इसमें आर्टिकल में लिखा गया था कि इलेक्शन कमीशन को ये पावर दे देनी चाहिए ताकि वो डिसाइड कर सके कि अगर इसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है, ये सही आदमी नहीं है, तो इसको हम निकाल सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, ये आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि अगर किसी के पास मनी है और पावर है, दोनों चीज, मनी प्लस पावर, और तो वो 100% क्रिमिनलाइजेशन हो जाता है। ये आप यूज करते हैं, सर्टेन एक फंडा की तरह आप ले सकते हैं कि अगर मनी और पावर होगी तो क्रिमिनलाइजेशन होगा ही होगा।
इसमें हम रोल ऑफ ईसीआई भी लिख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन इसमें क्या रोल कर सकती है। तो एक आपका ये पेपर बी का आंसर है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको अलग से इसको ईसीआई का रोल भी एक्सप्लेन कर दूंगा और इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, तो आप ये लोग ध्यान रखिएगा। So the next news is over. So today's newspaper is over. I hope you like my lecture. So please like, share and subscribe. और आपको लगता है कि यहाँ कुछ कमी रह गई है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए कि यहाँ ये कमी है। आप लाइक्स दीजिए, आप डिसलाइक्स दीजिए, लेकिन जो भी डिसलाइक दे रहा है वो बता दे कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।